नमस्कार भैया बहनों, एक बार पुनः आप सभी का इस आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक गांधीनगर अबू रोड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कोरोना की इस महामारी के बीच में लॉकडाउन के दौरान ये अति आवश्यक हो चुका है कि हम अब ऑनलाइन ही शिक्षण कार्य कर पाएंगे। अतः हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ही विषय वस्तु को समझेंगे और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की पुस्तक के अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में उस अध्याय में चर्चा पूरी करेंगे। उसके अंतर्गत आज हम चोल साम्राज्य, पल्लव वंश और चालुक्य वंश, इन 3 विषय वस्तुओं को ठीक से समझेंगे। तो आइए हम आज के इस वीडियो की विषय वस्तु का शुभारंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इस विषय वस्तु को ठीक से आप देखिएगा, समझना और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी के अंदर ठीक से उतार लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चोल साम्राज्य की। चोल साम्राज्य की अगर बात करें तो यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्यों की अगर बात करें तो पांड्य और चेर या केरल थे। उसके बाद प्रमुख राज्यों में चोल साम्राज्य का स्थान आता है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। ध्यान रखना, इस राज्य के निवासी तमिल भाषा बोलते थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका एक अच्छा उदाहरण है। तमिल भाषा के साहित्य का एक ग्रंथ है कुरल, वह बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है तमिल भाषा का। चोलकालीन साम्राज्य की अगर बात करें तो करिकाल चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। उसने सिंहल में युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, करिकाल जो चोल वंश का राजा हुआ उसने सिंहलों से युद्ध किया। सिंहल का मतलब श्रीलंका से युद्ध किया और कावेरी नदी के तट के ऊपर एक 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया इसने। इस बांध की अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर जो मैसूर के पास में श्रीरंगपट्टनम स्थान है, वहाँ पर ये बांध कावेरी डैम के नाम से आज भी प्रसिद्ध है और स्थित है। चोल राजा विजयपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। ध्यान रखना, आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया। चोल राज प्रथम जो कि 985 से 1013 ईस्वी तक चोल साम्राज्य के शासन को संभालता है, उसने संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और श्रीलंकाओं को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया है। चोल स्थापत्य कला के क्षेत्र में अगर बात करें तो राज का योगदान सर्वथा नवीन है। इसने तंजौर में एक मंदिर भद्रेश्वर राजेश्वर मंदिर जो कि शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया और तमिल स्थापत्य के लिए सर्वाधिक सुंदर स्मारकों में से यह एक है। ध्यान रखना, यह चोल स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है और आज भी वर्तमान में इस टॉपिक को पूरा करने के बाद इस वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में मैं आपको अलग से चर्चा करूंगा आगे।
उससे पहले हम इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम, जो कि 1016 से 44 ईस्वी के पास शक्तिशाली नौसेना थी। ध्यान रखना, राजेंद्र प्रथम के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। इसका एक उत्तराधिकारी हुआ है राज प्रथम का, उसके पास पेंगू, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को उसने जीता। किसने जीता? राजेंद्र प्रथम ने। ध्यान रखना, उसका पुत्र, अब राजेंद्र प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज हुआ, जो चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया। ध्यान रखना, कोप्पम का युद्ध जो हुआ वो राजेंद्र प्रथम का उत्तराधिकारी चोल वंश का जो हुआ राजाधिराज एक शासक हुआ, उसके बीच में और चालुक्य राजा सोमेश्वर के बीच में कोप्पन का युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के हाथों मारा जाता है। लेकिन वीर राजेंद्र 1034 से चालुक्य के कुंडम संगम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लेता है। चोलों में शीघ्र ही, आगे ध्यान करेंगे तो ये ध्यान में आता है कि चोलों के अंदर, चोल वंशीय शासकों के अंदर शीघ्र ही उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया, जिसके फलस्वरूप सिंहासन पर राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि 1070 से लगाकर 1122 ईस्वी तक शासन करता है, सिंहासन पर आरूढ़ रहता है। और कुलोत्तुंग ने चालुक्य और चोलों के एक नए वंश की स्थापना की और इसने लगभग 40 वर्षों तक चोल और चालुक्य से मिश्रित शासन को संभालने का काम किया। तो इससे पूर्व मैंने आपको एक बात कही थी, चोल स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना हमें देखने को मिलता है वृद्धेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, जो कि एक शिव मंदिर है। तमिल भाषा का या तमिल स्मारकों की बात करें तो स्थापत्य कला का बहुत सर्वश्रेष्ठ नमूना है। ये देखिए, ये चित्र है उसका मंदिर का। ये शिव मंदिर है जो कि तंजौर में है। तमिलनाडु का वर्तमान जो राज्य है तमिलनाडु, उस राज्य के अंदर तंजौर एक स्थान है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर की अगर बात करें तो यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह मंदिर का मुख्य भाग है। यहीं पर भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा इस मंदिर में होती है। क्योंकि इस चित्र को बहुत पीछे से लिया गया है, इसके पास में जाकर फ़ोटो खींचने की अनुमति नहीं, चित्र खींचने की अनुमति नहीं है, इसलिए। और यह जो दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मंदिर के बाहर की तरफ के परकोटे का है। बहुत विशालकाय मंदिर है ये। इस मंदिर के पीछे वाले भाग का ये आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है। इस मंदिर की बहुत अस्मरणीय विशेषताएं मैं आपको आगे बताऊंगा तो ध्यान में आएगा आपको। इस मंदिर की, राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर की और बात करें तो इसके मुख्य प्रवेश द्वार को अगर देखें, मुख्य द्वार को, तो ये इस प्रकार का बना हुआ है। बहुत विशालकाय मुख्य द्वार है। यहाँ से इसमें प्रवेश कर जब अंदर जाते हैं तो पीछे की तरफ राजराजेश्वर मंदिर, बहुत विशालकाय मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की अगर विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ध्यान में आता है कि यह मंदिर तंजावुर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण चोल राजा द्वारा 1010 ईस्वी के अंदर पूर्ण करवाया गया था। ध्यान रखना, यह मंदिर 1010 ईस्वी में बनकर पूर्ण हो गया राज प्रथम के काल में। पहली अगर इसकी विशेषता देखें तो मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई 216 फीट है। मंदिर चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा है, जो कि 16वीं शताब्दी में जोड़ी गई। परिसर का मुख्य द्वार लगभग 30 मीटर ऊंचा है। मैंने आपको मुख्य द्वार बताया था कितने मीटर ऊंचा है, 30 मीटर। इसके अतिरिक्त परिसर में
नंदी मंडप, प्रार्थना मंडप तथा अन्य देवी देवताओं के लिए भी मंदिर बने हैं, जो कि कालांतर में अन्य राजाओं द्वारा जोड़े गए। धीरे 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 करके ये मंदिर और बना दिए गए इसके पास में। ये दुनिया की प्रथम और एकमात्र ऐसी इमारत है जो पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थरों से बनी है। इसको बनाने में 1.3 लाख टन पत्थर इस्तेमाल हुआ। ध्यान रखना, इसको बनाने में 1.3 लाख टन पत्थर इस्तेमाल हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर परिसर के लगभग 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई पहाड़ या पत्थर का स्रोत नहीं है। पत्थरों को यहाँ तक लाने के लिए 3000 हाथियों का प्रयोग किया गया। जिस समय ये मंदिर बनकर तैयार हुआ उस समय ये दुनिया के सबसे ऊंची इमारत थी, जो विश्व में हमारी स्थापत्य कला का लोहा मनवाने में सक्षम है। इसे बनवाने में मात्र 7 वर्ष का समय लगा था। ध्यान रखना, इस मंदिर का निर्माण करने में मात्र कितने वर्ष का समय लगा था? 7 वर्ष का। मंदिर के शिखर पर स्थापित पत्थर कुंभ का वजन 81 टन है, जो कि एक ही पत्थर का काट कर बनाया गया है। आपको ठीक से दिखे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इसको। इस पत्थर के स्थापित करने की 600 किलोमीटर ऊंचाई पर रैंप तैयार किया गया, जिस पर हाथियों के सहायता से इसे खींचकर ऊपर तक पहुंचाया गया। आप इसके निर्माण की भव्यता का अंदाज़ा केवल इस घटना से ही लगा सकते हैं। नदी मंडप में नंदी जो है, मंडप में स्थित नंदी की प्रतिमा की ऊंचाई 13 फीट और लंबाई 16 फीट है। एक ही चट्टान को काट कर निर्मित किया गया है। नंदी गर्भगृह में स्थित शिवलिंग देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 29 फीट है। इस मंदिर का निर्माण पत्थरों के इंटरलॉकिंग तकनीकी द्वारा किया गया। ध्यान रखना, कहीं भी चूना पत्थर या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया, पत्थरों की इंटरलॉकिंग के माध्यम से इसका निर्माण किया गया। चूने अथवा अन्य पदार्थों का कहीं भी जोड़ में उपयोग नहीं किया गया। दीवारों तथा मंडपों पर सर्वत्र मूर्तियाँ, चित्र, तमिल संस्कृत अभिलेख खुदे हुए हैं। अपनी संस्कृति के इस महानता का अंदाज़ा लगाने के लिए एक बार अवश्य इस मंदिर को हमें तंजौर में जाकर दर्शन करने चाहिए, देखना चाहिए। तो मैंने आपको ये इस मंदिर की पूरी विस्तृत जानकारी दी। मैं समझता हूँ कि आपने इसकी जानकारी को ठीक से समझा होगा। तो आइए हम आगे इस पाठ के विषय को बढ़ाते हैं। चोल साम्राज्य को पढ़ा। अब चोल साम्राज्य के प्रशासन की अगर बात करें तो चोल साम्राज्य का प्रशासन जो था ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ध्यान रखना, चोल साम्राज्य का जो प्रशासन था वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम के उपविभाग कोट्टम, कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्यर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा जाता था। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियत निर्वाचित होते थे। ध्यान रखना, गांवों के जो प्रतिनिधि होते थे वो प्रतिवर्ष नियमतः निर्वाचित होते थे। नियमों के अंतर्गत उनका निर्वाचन होता था। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। ध्यान रखना, प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। चोल राज्य में प्रचलित जो सोने का सिक्का हुआ करता था उसे
कासू कहा जाता था, जो कि 16 औंस का होता था। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट बिंदु है। और इम्पोर्टेंट बिंदु ये तो है ही है, इसके साथ साथ ये चोल प्रशासन व्यवस्था के ये चारों बिंदु भी इम्पोर्टेंट है। इनको ठीक से याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आता है परीक्षा के अंदर कि चोल प्रशासन को समझाइए। चोल राजाओं के पास विशाल स्थान स्थलीय सेना थी, साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राज्यों ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा किया। ध्यान रखना, बड़ी बड़ी योजना जो सिंचाई की थी वो चोल राज्यों के काल में ही पूरी हुई। नहरी प्रणाली चोल राज्यों की देन है। चोल साम्राज्य के अंदर वहाँ की कला व्यवस्था क्या थी? तो चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषता यह थी कि वहाँ पर वर्गाकार विमान मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहद सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का वहाँ पर पाया जाना। दक्षिण भारत में नहरों की जो प्रणाली आपको देखने को मिलती है वो चोलों की ही देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि मैंने आपको तंजौर के मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उससे ध्यान में आया होगा, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ मंदिर था उस काल का। आज भी वर्तमान में वह स्थित है वहाँ। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्ति भी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। चोल युग के अंदर जो नटराज की कांसे की जो मूर्ति है, देखिए आपकी पुस्तक में भी ये चित्र दे रखा है। ये नटराज की मूर्ति जो है, ये प्रतिमा जो है वह कांसे से निर्मित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये चोल साम्राज्य के बारे में हमने विस्तृत अभी जानकारी प्राप्त की। चोलकालीन अगर समाज की अगर बात करें तो चोल समाज के अंदर जो समाजों के अंदर स्त्रियों को संपत्ति के मामले में अधिकार प्राप्त था, और दास और देवदासी प्रथा उस समय समाज में प्रचलित थी। चोल साम्राज्य के अंदर चोलकालीन समाज दो वर्गों में भी विभाजित था। एक वर्ग ब्राह्मण था, एक वर्ग अब्राह्मण था। तो ये चोल वंश की एक छोटी सी सामाजिक व्यवस्था का थोड़ा सा आपको बता रखा है आपकी पुस्तक में। अब हम एक और वंश की बात करते हैं, अंतिम वंश, पल्लव वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। इस वंश के शासक अर्काट, जो कि मद्रास, त्रिचनापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेखों से पहले पल्लव राजा का उल्लेख कांची के विष्णुगोप का मिलता है। शिलालेखों की जानकारी से ध्यान में आता है कि पहले जो पल्लव राजा थे वो कांची के विष्णुगोप थे। पल्लवों में सिंह विष्णु 6वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इनको। प्रमुख पल्लव राजा कौन थे? महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अंतिम शासक अपराजित। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मतविलास प्रहसन नामक एक नाटक लिखा। महेंद्र तालाब खुदवाया एवं 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। महेंद्र के पुत्र नरसिंह वर्मा ने 642 ईस्वी में, ध्यान रखना, महेंद्र के पुत्र नरसिंह वर्मा ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर वातापी पर अधिकार कर लिया। लेकिन चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला पुनः ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहाँ 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया।
कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे तो कुछ शिव के। तो इस प्रकार से हम पल्लव वंश की अगर बात करें तो बहुत ही विशाल ये वंश रहा है, बहुत लंबे समय तक इसने अपने क्षेत्र में शासन किया। तो इस प्रकार से आज के हमने इस वीडियो के अंदर कुल मिला के 3 वंशों के बारे में चर्चा की और बहुत ही दक्षिण भारत के ये तीनों वंश थे। दक्षिण भारत के अंदर नर्मदा नदी के नीचे के जो क्षेत्र है उसके ऊपर इन तीनों राजवंशों का राज्य स्थापित था। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहनों, आपने इस पूरे विषय को ठीक से स्मरण कर लिया होगा, समझा भी होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, केवल देख के ही छोड़ रहे तो सब्सक्राइब कर ले रहे, ताकि समय समय पर आपको कौन सा वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रहा है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। उसके लिए आप दाईं तरफ आपके वीडियो के नीचे ही एक बेल आइकन दे रखा है, घंटी का एक चिन्ह दे रखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।